हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीएन की स्टडी चैनल पर। आज हम 3 जून के करंट अफेयर्स से डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लें सीएन की स्टडी चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पहले नेशनल न्यूज़ के साथ। और नेशनल न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक युवा स्कीम को स्टार्ट किया है जो कि यंग ऑथर्स को बढ़ावा देता है। सो यंग ऑथर्स के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। इस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ मिलकर ये युवा स्कीम को स्टार्ट किया है। युवा का मतलब यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। सो यंग ऑथर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, यंग ऑथर्स मतलब 30 ईयर्स ऑफ एज के बिलो जो रहते हैं उन सभी लेखक वालों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रीडिंग, पढ़ना लिखना और कल्चर के बारे में, इंडियंस के कल्चर के बारे में यहाँ पर राइटिंग्स, एक बुक्स को तैयार करना है। सो उसके लिए यहाँ पर यंग ऑथर्स को लिया जा रहा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे है, ये यहाँ पर काम कर रही है। इसके साथ साथ ये फेस मैनर में रन होगा। फेस मैनर में मतलब अब स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिएगा। सो स्टार्टिंग में सिलेक्शन किया जाएगा 1 जून 31 जुलाई तक ये कंटेस्ट चलेगा और इसके साथ विनर्स को अनाउंस करेंगे 15 अगस्त को। इसके साथ साथ यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि बुक्स रेडी किया जाएगा 15 दिसंबर 2021 तक और ये लॉन्च किया जाएगा बुक्स 12 जनवरी 2022 तक। सो 2022 12 जनवरी नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। सो 12 जनवरी याद रखिएगा, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस भी कहा जाता है। सो इसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप देखिए 50,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। सो युवा ये एक स्कीम जो कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ये एक गोल है जो कि यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में भी था। रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए हैं जो कि सार्थक प्लान को डेवलप करने वाले हैं। सार्थक मतलब स्कूल एजुकेशन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। सो क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए हैं। ये युवा ये एक न्यू इंडिया @75वें प्रोजेक्ट को यहाँ पर ध्यान में रखकर चल रहा है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75th इंडिपेंडेंस डे जो कि 2022 में यहाँ पर 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। सो यहाँ पर इस थीम्स देखिए, अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड अनफॉरगॉटेबल प्लेसेस। सो हमारे इंडिया में जो है हीरोज़ को, फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर इनका रोल बताने के लिए इन ऑथर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ हमारा इंडियन कल्चर और हेरिटेज को भी बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लाया गया है, युवा स्कीम को। सो युवा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यंग राइटर्स को चुनना है। सो इसका थीम अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल मूवमेंट, सिलेक्शन, ऑल इंडिया कंटेस्ट चलेगा। कंटेस्ट पीरियड 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। स्कॉलरशिप 50,000 रुपीज़ पर मंथ 6 मंथ्स के लिए दिया जाएगा और इसकी एंट्री इंग्लिश और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इसकी एंट्री है। टोटल 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। सो इस ऑथर्स के नेम्स, विनर्स डिक्लेरेशन 15 अगस्त को किया जाएगा। सो टोटल ओवरऑल 12 जनवरी 2022 को ये लॉन्च किया जाएगा जिस दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में बात करें तो संजय श्यामराव धोत्रे। इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मध्य प्रदेश से, अकोला महाराष्ट्र से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मध्य प्रदेश ने एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो न्यू इंडिया @75 का मतलब नीति आयोग ने रिलीज किया है ये स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट को 19 दिसंबर 2018 को, जो कि 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस कर यहाँ पर हमारी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी 9 to 10% बढ़ाता है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी को
कंप्लीट करने के लिए 2022 और 23 ईयर्स के लिए, इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रखा गया है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा साउथ अफ्रीका ने 5th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग को हेल्ड करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को लेकर आगे बढ़ने वाला है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट कंट्री है ब्रिक्स में, सो ये लास्ट ज्वाइन हुआ है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स ग्रुप में। सो इंडिया ने चेयर किया सेकेंड ब्रिक्स शेरपास मीटिंग। शेरपास मीटिंग मतलब एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। सो ये शेरपास मीटिंग इंडिया में सेकेंड एडिशन पर किया गया था 27 और 28 मई 2021 को, और ये 5th एडिशन ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर होस्ट करने वाला है साउथ अफ्रीका। ऑनलाइन मोड में, वर्चुअल मोड में इसको होस्ट करेगा। सो इसके मेन डिस्कशन एरियाज मुख्य से हाई परफॉर्मेंस ऑन कंप्यूटिंग के बारे में, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट्स को यहाँ पर बढ़ावा देगा, जो कि फाइट करने वाले हैं पैंडेमिक सिचुएशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अचीव करने के लिए। सो ये यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य से रोबोट्स को यूज़ कर कोरोना को दूर करने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग को रखा गया है। इसके साथ साथ रिसर्च कोऑपरेशंस को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एनवायरनमेंट, वेदर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट पर फोकस देकर यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ 50 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आएंगे। सो मोर देन 50 पार्टिसिपेंट। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो याद रखिएगा हमारा इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर 4 डे का शेरपास मीटिंग चला है हमारे इंडिया में। सो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी चली है 1 जून तक। इसका थीम देखिए, ब्रिक्स थीम ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस 2021। सो यहाँ पर कोऑपरेशन रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी, कंसोलिडेशन रहेगा और कंसेंसस भी रहेगा 2021। प्रेसिडेंसी हमारा इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर देखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है 2 ऑथर्स को, नितिन राकेश और जेरी विंड को। सो ये 2 ऑथर्स नोशन प्रेस ऑथर्स हैं, तो प्रेस के ऑथर्स है ये। इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के टाइम पर हमें कैसे टैकल करना है, इसके बारे में एक बुक को लिखा है इन दोनों ने मिलकर, नितिन राकेश और जेरी विंड ने। सो इस बुक के बारे में एक नॉलेज देता है बिजनेस के बारे में, हाउ टू डील बिजनेस इन क्राइसिस। सो क्राइसिस स्केर्सिटी के टाइम पर इसको कैसे हैंडल करें, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर से, बिजनेसमैन से और बिजनेस ओनर से इसको कैसे लेकर चलना पड़ेगा। नितिन राकेश ये एक CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी है IT कंपनी माफिस के। इसके साथ साथ इनको गोल्ड स्टीव अवार्ड भी मिला है टेक इनोवेटर ऑफ द ईयर इन 2009। सो 2009 में इन्होंने न्यू आइडियाज़ को क्रिएट किया है, इसके लिए गोल्ड स्टीव अवार्ड भी दिया गया है इनको। नेक्स्ट जेरी विंड के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एकेडमिशियन है और ये प्रोफेसर है, लॉर्डर प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग के प्रोफेसर है वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में। सो इनके साथ साथ इनको भी बहुत से अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर देखिए चार्ल्स कॉलेज पर्लिन अवार्ड 1985 में, 1993 में इरविन डिस्टिंग्विश्ड एजुकेटर अवार्ड, इसके साथ साथ पॉल डी कन्वर्स अवार्ड 1996, बक वीवर अवार्ड 2007 में मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो ये एक बिगेस्ट और प्रेस्टिजियस इवेंट्स चला जाता है ईयरली वाइज ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस अवार्ड्स को देने का मुख्य उद्देश्य लीडरशिप और चेंजेस लाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाना है, इसके लिए इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
सो ये बिजनेस बुक्स और ऑथर्स के लिए दिया जाता है इस अवार्ड को, बिजनेस बुक अवार्ड। सो इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड किसको दिया गया है? नितिन राकेश और जेर्री विंड को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट साइंस और टेक न्यूज़ के बारे में बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर चाइना मुख्य से आगे बढ़ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिएगा, चाइना एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट, कार्गो मतलब गुड्स यहाँ से अर्थ से लेकर आउटर स्पेस में यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम तियांझाओ 2। सो ये तियांझाओ 2 रॉकेट मार्च 7 Y3 रॉकेट में रखकर भेजा जाता है। सो कार्गो यानी कि गुड्स इस सैटेलाइट में रखकर, इस रॉकेट में रखकर भेजा जाता है। सो यहाँ पर तियांझाओ स्पेसक्राफ्ट, इसका नाम हेवनली वेसल भी कहा जाता है। ये लॉन्ग मार्च 7 Y3 रॉकेट में रहकर जाता है स्पेस लॉन्च सेंटर को, जो कि हाइनैन आइलैंड पर है। सो तियांझाओ 2 ये एक सेकेंड मशीन है जो कि 11 मिशंस का मतलब टोटली सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन। सो चाइना ने एक त्यांगोंग स्पेस में एक स्टेशन बनाना चाहता है जिसका नाम त्यांगोंग स्पेस स्टेशन है। सो उस स्टेशन के लिए यहाँ पर वस्तुओं की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है। सो उस गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए तियांझाओ 2 स्पेसक्राफ्ट को यूज़ कर वहाँ पर वस्तुओं को पहुँचाता है। इससे पहले तियांझाओ 1 को यूज़ किया था, जो कि रिफ्यूल करता है स्पेस लैब को। सो स्पेस लैब, वहाँ पर एक स्पेस लैब बनाया गया है स्पेस स्टेशन पर। सो उस स्पेस लैब को रिफ्यूल करने के लिए, फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए ये तियांझाओ 1 को यूज़ किया गया 2017 में। अब तियांझाओ 2 को यूज़ किया जाता है। सो चाइना ने 2 अदर कोर मॉडल्स को भी लॉन्च किया, वेंटिन और मैंगटिन, यूजिंग अ रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को यूज़ कर यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट यूएसए ने चाइना को बैन किया था ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए, लेकिन चाइना यहाँ पर उसकी बात पर अकड़ कर बना रहा है। सो चाइना की कैपिटल देखिए बेजिंग, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नीचे आती है। सो इन्होंने एक बाल स्वराज पोर्टल को, वेबसाइट को स्टार्ट किया है जो कि मॉनिटर करता है चिल्ड्रंस को मॉनिटर करता है जो कि बिछड़ गए हो पेरेंट्स से। सो पेरेंट्स से अगर चिल्ड्रन ना कहीं पर मेले में या फिर कहीं स्कूल्स में बिछड़ जाए तो सो उनको मॉनिटर करने के लिए एक वेबसाइट तैयार किया गया है। सो इस वेबसाइट का नाम है बाल स्वराज। सो बाल स्वराज वेबसाइट मुख्य से यहाँ पर चिल्ड्रंस को मॉनिटर करता है, ट्रेस करता है ये चिल्ड्रंस कहाँ पर जा रहे हैं। सो इसके लिए एक बेस्ट बाल स्वराज पोर्टल बोल सकते हैं। और सेक्शन 214 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इसके बारे में बात करता है, चिल्ड्रन जो कि पेरेंट्स से बिछड़ गए हैं सो उनके केयर के बारे में बात करता है जुवेनाइल एक्ट 2015। नेक्स्ट कोविड केयर, ये एक लिंक बाल स्वराज पोर्टल का, सो जो कि यहाँ पर ऑफिसर्स को दिया जाता है डेटा को अपलोड करने के लिए, चिल्ड्रंस इन नीड ऑफ केयर। सो चिल्ड्रन जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर केयर की, तो उनके लिए यहाँ पर डेटा अपलोड करने के लिए ये ऑफिसर्स को ये एक नाम से लिंक दिया गया है, कोविड केयर नाम से। नेक्स्ट इसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के बारे में बात करें तो NCPCR एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है चिल्ड्रंस के लिए, बनाया गया है सेक्शन 109 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत। नेक्स्ट ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज से। सो यहाँ पर चाइल्ड लेबर को रोकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है जो कि चिल्ड्रंस गुम हो गए हैं। नेक्स्ट चेयरमैन प्रियांक कनोंगी, इसके चेयरमैन है, एस्टेब्लिशमेंट 2007 में एस्टेब्लिशमेंट और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। सो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ऑल यू नीड इज़ जोश। सो आपको क्या चाहिए? जोश चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। सो वो जोश कैसे मिलेगा? सो यहाँ पर इस बुक को आप रीड कर सकते हैं जोश पाने के लिए। सुप्रिया पॉल ने इसको लिखा है। सुप्रिया पॉल एक बेहतरीन
राइटर है, इन्होंने रिलीज़ किया। इसमें 30 इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज है पीपल के बारे में, जो कि ऑड एंड ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इस बुक में लिखा गया है। इसके साथ साथ ड्रीम्स को भी कैसे अचीव करना है इसमें लिखा गया है। और इसको पब्लिश करने वाले हैं ब्लूम्स बुरी, यहाँ पर ये पब्लिकेशंस यहाँ पर पब्लिश करेगी। सो इस बुक को याद रखिएगा। 21st सेंचुरी इंडिया में करेज और कन्विक्शन की स्टोरीज को इंस्पायर करने के लिए इस बुक को लिखा गया है। ऑल यू नीड इज अ जोश। सो ये किसने लिखा है? सुप्रिया पॉल ने। सो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा CN की स्टडी चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइए, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और पसंद ना आया तो डिसलाइक कीजिएगा। सो लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।